जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? भाग संख्या 14। ठीक है, भाग संख्या 14 आज हम लोगों का टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको आर्टिकल संख्या 308 से लेके 323 के बीच में इसको रखा गया है। ठीक है, संघ एवं लोक सेवा आयोग यानी कि आईएएस आईपीएस, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि पीसीएस वगैरह होती है, आईएएस आईपीएस, जो कुछ भी है संघ में और राज्य में लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसको देखिए, इसको आर्टिकल संख्या 308 से 323 के बीच में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल संख्या 308 से 323 भाग संख्या 14, जिसका नाम क्या है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हम लोगों का भाग संख्या 14। भाग संख्या ये कौन सा है? भाग संख्या 14 है, जिसका नाम क्या है? संघ एवं लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिसको आर्टिकल संख्या 308 से 323 के बीच में रखा गया है। ठीक है, 308 से 323 के बीच में। तो आइए सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, इसका कैसे कार्य हुआ था, ये सब के जानने के बाद तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि संघ एवं लोक सेवा आयोग भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कौन इसकी शुरुआत किया था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे इसमें पहला पॉइंट ये है कि लॉर्ड मैकाले। देखिए जी, ये घटना उस समय की है जब भारत हम लोग का आजाद नहीं हुआ था। उस टाइम अंग्रेजों का शासन था भारत पे, तो अंग्रेजों के द्वारा ही इस पद का गठन किया गया है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो हम लोग का ब्रिटिश गवर्नर था उस टाइम, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे 1855 में, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, सबसे पहले इस सेवा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था। यानी उस टाइम में इंडिया में इसकी एग्जाम नहीं होती थी, इसकी एग्जाम कहाँ होती थी? लंदन में होती। सबसे पहले किसके कार्यकाल में हुआ था? तो डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और इसकी कौन इसका सिफारिश किया था? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पे 1855 में, ठीक है, 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, लंदन में सिविल सेवा का आयोजन किया गया था। और उस टाइम इसका नाम क्या था? इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस। इसका नाम क्या था इसे? तब इसे इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस कहा जाता था। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब किया गया था? 1855 में। और कहाँ किया गया था? लंदन में। और उस टाइम इसका नाम क्या था? आईसीएस। उसी को परिवर्तित करके अब हो गया है आईएएस, लेकिन उस टाइम क्या था? आईसीएस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का ये हुआ। दूसरा देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो है 1919 यानी 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। देखिए, जो हम लोगों का संविधान है वो 1935, हम लोग का जो संविधान है वो 80% किस अधिनियम से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो हम लोगों का सिविल सेवा आयोग है, जो हम लोगों का ये सर्विस है, उसको 1919 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, 1919 के अधिनियम से इसको लिया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट वही है कि 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट इसका है। तीसरा देखिए, अब इसमें क्या होता है, देखिए भारत में पहली, देखिए भारत में क्या है, भारत में पहली बार सिविल सेवा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? 1922 में सबसे पहले इसका परीक्षा यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। कब किया गया था? 1922। ठीक है, यानी कि 1922 में किया गया था। लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम हम लोगों का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग थे उस टाइम हम लोगों के गवर्नर थे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। उस टाइम कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। अब देखिए क्या है, ये रहा इसका बेसिक चीज। अब देखिए,
इसको स्टार्ट किया गया है आर्टिकल संख्या 308 से 323 के बीच में, 308 से 323। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यही 3 आर्टिकल सारे एग्जाम में पूछता है। तो वो 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं? सबसे पहले 311, 312 और 315। यही 3 आर्टिकल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो समझ जाइए कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि 311, 312 और 315, ये तीनों आर्टिकल में पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे इसका सिस्टम है, सब कुछ क्या है। तो बेसिक आपने जाना। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट 311 आर्टिकल संख्या 311। देखिए क्या कहता है, देखिए अब देखिए बताया कि आर्टिकल संख्या 311, देखिए इसमें क्या है, सिविल सेवकों के पदों की रक्षा की चर्चा है। देखिए पदों की रक्षा मतलब क्या है कि सिविल सेवक जो होते हैं वो केवल आम लोग थोड़ी ना होते हैं। सिविल सेवक एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, वो बहुत बड़े एग्जाम क्लियर करने के बाद ही वो सिविल सेवक बनते हैं। तो इसको कोई ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही आप निकाल दें या इसको पद की रक्षा करने का मतलब क्या है कि 311 ये कहता है कि हम सिविल सेवक के पद की रक्षा करेंगे। यानी सिविल सेवक का पद इतना बड़ा होता है कि उसको आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 311 ये कहता है कि सिविल सेवकों के पदों की रक्षा की चर्चा है। इसके अनुसार सिविल सेवकों को बिना किसी ठोस कारण से हटाया नहीं जा सकता है। देखिए इनको हटाने के लिए एक बहुत ही आपको सॉलिड ठोस सबूत की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि अपने मन से आप क्रोधित होकर के या फिर कुछ भी करके उसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सिविल सेवक को हटाने के लिए एक कठोर सबूत की जरूरत पड़ती है। उसको प्रूफ हो जाने के बाद ही आप सिविल सेवकों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 311 क्या कहता है कि सिविल सेवकों के पदों की रक्षा की चर्चा है। 311 में सिविल सेवक के पदों की रक्षा की चर्चा है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का ये। अब देखिए क्या कहता है, सिविल सेवकों के पद से हटाने की चर्चा 311 में है। ठीक है, हाँ 317 में। देखिए इसमें क्या था कि सिविल सेवकों के पदों की रक्षा की चर्चा 311 में है और इसको हटाने की चर्चा 317 में है। रक्षा करने की चर्चा 311 में है और सिविल सेवकों को हटाने की चर्चा 317 में। देखिए हटाने का इतना आसान नहीं होता। जैसे एक न्यायाधीश यानी कि जो एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाना जितना कठिन होता है उतना ही कठिन होता है एक सिविल सेवक को हटाना। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आर्टिकल संख्या 311 क्या कहता है और आर्टिकल संख्या 317 क्या कहता है। तो आर्टिकल संख्या 311 ये कहता है कि हम सिविल सेवक के पदों की रक्षा करेंगे और आर्टिकल संख्या 317 ये कहता है इसमें हटाने जाने का प्रावधान है कि कैसे आप सिविल सेवकों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवकों के पदों से हटाने की चर्चा 317 में है। इसके अनुसार इन्हें हटाने के लिए न्यायालय में कदाचार यानी कि करप्शन, इनको हटाने के लिए एक करप्शन का मुकदमा चलाना होगा और उस आधार पर इन्हें राष्ट्रपति हटाए। देखिए कौन इसको हटाएगा, देखिए इसमें क्या होता है ना कि 3 पद होते हैं, 3 स्तर का ये होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसमें 3 सेवा होती है। एक होती है अखिल भारतीय सेवा जिसको हम लोग IAS, IPS और IFS कहते हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि वन्य अधिकारी। तो सबसे पहले इसमें अखिल भारतीय सेना, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले सेवा, नियुक्ति, वेतन, क्षेत्राधिकार और उदाहरण के रूप में आप देखिए। सबसे पहले इसकी सेवा ये होती है कि पहला इसका ये होता है अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या होता है कि इससे राज्य से कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। इसका वेतन भी कौन देता है, केंद्र देता है। और इसका क्षेत्राधिकार यानी ये कहाँ पे रह सकते हैं, तो ये भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, किसी भी राज्य में इनकी नौकरी लग सकती है, किसी भी राज्य में इनका ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी राज्य में जहां केंद्र सरकार चाहेगी वहां पे इनको भेज सकती है। यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पे इनका अधिकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे IPS, IAS और IFS। ठीक है, तो पहली सेवा क्या हुई, अखिल भारतीय सेवा, ये कि पूर्णतः रूप से केंद्र से रिलेटेड होता है। ठीक है, दूसरी सेवा इनकी क्या होती है, केंद्रीय सेवा। देखिए केंद्रीय सेवा का मतलब ये हुआ कि इनकी भी नियुक्ति केंद्र करती है, इनका भी वेतन केंद्र ही देता है और इनका भी क्षेत्राधिकार पूरे भारत के पूरे 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में ही होता है। लेकिन इसमें देखिए कौन कौन आता है, इसमें रेलवे, बैंक, SSC, ये सब क्या होती है, एक केंद्र की योजना है। जैसे रेलवेज हुआ,
बैंक हुआ, एसएससी हुआ, ये सब क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा आपको समझ में आया। और केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा का मतलब कि रेलवे, बैंक पीओ और एसएससी वगैरह ये सब क्या होती है, केंद्रीय सेवा। इनका भी वेतन वगैरह केंद्र देती है, इनका भी क्षेत्रफल पूरे भारत होता है, पूरे भारत में ये जा सकते हैं, और इनकी भी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार ही करती है। तीसरी सेवा इनकी ये होती है राज्य सेवा। अब देखिए राज्य सेवा क्या होती है, राज्य सेवा का मतलब ये होता है कि राज्य सेवा हर एक राज्य में अलग अलग होती है। जैसे बिहार में अलग होती है, बिहार को बीपीएससी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस कहते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी पीसीएस, झारखंड में झारखंड पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस। ये सब जो पीसीएस लेवल की परीक्षा होती है उसे हम लोग राज्य सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य सेवा कहते हैं। तो वही राज्य सेवा का मतलब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार खुद करती है। इससे केंद्र से मतलब नहीं होता है, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति खुद करती है, वेतन भी राज्य सरकार देती है, इनका क्षेत्रफल राज्य में ही रहता है। ठीक है, यानी जिस राज्य से आप नियुक्त हुए हैं उसी राज्य में आपकी ड्यूटी लगी रहेगी, उसी राज्य में आपको करना है। यानी कि क्षेत्राधिकार इनका राज्य पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या हुआ, पुलिस हुआ, बीपीएससी हुआ, और विभिन्न राज्यों के पीसीएस का एग्जाम होता है, उसे हम लोग राज्य सेवा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अखिल भारतीय सेवा यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। केंद्रीय सेवा का मतलब क्या हुआ, बैंक, रेलवे, एसएससी। और राज्य सेवा का मतलब क्या हुआ, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और पुलिस वगैरह जो होता है, ये सब राज्य सेवा होती है। तो देखिए जो अखिल भारतीय सेवा होती है ये बहुत ही तगड़ा होता है, ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो केंद्र सरकार का जो सेवा है उसको राज्य सरकार नहीं हटा सकती है, उन लोगों को राज्य सरकार नहीं हटा सकती है। राज्य सरकार केवल उनका ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, लेकिन हटा नहीं सकती है उनको, केंद्रीय अखिल भारतीय सेवा को, अखिल भारतीय सेवा को। तो यही इसमें बताया गया है कि तब अभी इसमें यही है कि सिविल सेवकों के पद से हटाने की चर्चा अनुच्छेद 317 में है। इनके अनुसार इन्हें हटाने के लिए न्यायालय में करप्शन का मुकदमा चलाना होगा और उस आधार पर इन्हें राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है, देखिए जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है उन्हें राष्ट्रपति हटाता है, और जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है उन्हें राज्यपाल हटाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी नियुक्ति, यानी कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन राज्य सेवा को कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएंगे। कब हटाएंगे, जब आपके करप्शन के ऊपर एक न्यायालय में करप्शन का जो होता है ये मुकदमा चलाया जाएगा, और उसमें आप यदि दोषी साबित हुए तब ये सब काम होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल संख्या 311 और 317। अब देखते हैं आर्टिकल संख्या 312। अब देखिए आर्टिकल संख्या 312 क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 312 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए, यानी कि एक आईपीएस और आईएएस और आईएफएस की सेवा के सृजन के लिए जो राज्यसभा होती है, वो राज्यसभा का अधिकार होता है कि राज्यसभा संसद को सूचित करती है कि अखिल भारतीय सेवा का आप गठन करिए, और दोनों मिलकर एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करते हैं। यानी कि आर्टिकल संख्या 312 ये कहता है, आर्टिकल संख्या 312 में ये है कि अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है, और राज्यसभा संसद को देती है, और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन यानी कि निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी इस पे पूरी तरह से कौन हावी रहता है, तो राज्यसभा हावी रहती है, और राज्यसभा ही संसद को देती है कि आप अखिल भारतीय सेवा का गठन करिए, यानी राज्यसभा का इसका अधिकार ज्यादा है। आर्टिकल संख्या 312। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल संख्या 312, यानी कि 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करेगा, राज्यसभा करती है, और राज्यसभा संसद के माध्यम से दोनों मिलके अपना सृजन करती है, यानी कि उनका गठन करती है। किसका, अखिल भारतीय सेवा का। आर्टिकल संख्या 312। 311 में उनको पद के सुरक्षा की है, पद के रक्षा की है, और 317 क्या है, उनको हटाने से रिलेटेड है। अब आते हैं 315। अब देखिए आर्टिकल संख्या 315 क्या कहता है, देखिए 315 में ये कहता है कि देखिए इसमें क्या है कि देखिए 315 में क्या है, 315 में ये बताया गया है कि यूपीएससी और बीपीएससी, बीपीएससी यानी कि स्टेट का कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो उसे हम लोग कहते हैं। देखिए कोई भी बीपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ये कहता है कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और बीपीएससी या फिर पीसीएस
की चर्चा है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे। यानी कि यूपीएससी का जो केंद्रीय होता है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं, और जो राज्य सेवा होती है यानी बीपीएससी होगा, यूपीपीसीएस होगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, तो इस 315 ये कहता है कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा राज्य सेवा आयोग यानी बीपीएससी या पीसीएस की चर्चा है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें यह भी कहा गया है कि यह 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम वो 65 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो चुकी हो या फिर अपना 6 वर्ष तक अपना कार्यकाल कर सकते हैं। उसके अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। लोकसभा का यूपीएससी के अध्यक्ष, जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी बात हो रही है कि उनका कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष होता है और 6 वर्ष तक हो सकता है। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है, जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो देखिए इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करना है। पहली बात, यूपीएससी का जो परीक्षा होता है वो तो आयोजित करवे करेंगे। पीसीएस में जो विभिन्न स्टेट की जो पीसीएस होती है उसका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन और भी यदि कोई एग्जाम कराना हो तो वो भी एग्जाम ये लोग कराते हैं। कौन, यूपीएससी की जो आयोग होता है और ये बीपीएससी का आयोग और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इनका कार्य क्या है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कराना, अच्छे से कराना। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद आर्टिकल संख्या 315, यानी कि 311, 312 और 315, ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है। 311 में पदों की रक्षा है, 311 में लोकसभा पदों की रक्षा से रिलेटेड है, 312 में अखिल भारतीय संसद राज्यसभा संसद को देती है और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवा का गठन करते हैं। और 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है और इनका कार्य क्या होता है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का संघ एवं लोक सेवा आयोग। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और कहीं भी यदि कोई भी समस्या हो तो उसमें आप कमेंट करके बताइए कि यही दिक्कत है, हम इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।